दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मनोविज्ञान की संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं संरचनावाद की और प्रकार्यवाद की। किसकी चर्चा कर चुके हैं? दो संप्रदाय हमने पढ़ लिए, पहला संरचनावाद और दूसरा प्रकार्यवाद हमने पढ़ लिया है। संरचनावाद के अंतर्गत हमने देखा था कि संरचनावाद के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसकी जो विषय वस्तु है संरचनावाद की वो है चेतना और उसके तीन तत्व, यानी चेतना और उसके तीन तत्वों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह मानना था संरचनावादियों का। प्रकार्यवाद में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? चेतना और उसके कार्यों का। चेतना के साथ में चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह मानना था प्रकार्यवादियों का। तो दो संप्रदाय हमने पढ़ लिए, संरचनावाद और दूसरा प्रकार्यवाद। आज जो अगला संप्रदाय है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक को चर्चा करने जा रही है, वो है व्यवहारवाद। कौन सा संप्रदाय है आज का? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। तो व्यवहारवादियों का मानना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और किया जाना चाहिए। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत ना तो चेतना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, ना ही चेतना और उसके तीन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह मानना था व्यवहारवादियों का। यानी जो ये संप्रदाय आया है व्यवहारवाद, ये व्यवहारवाद जो संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है वो हुई है संरचनावाद और प्रकार्यवाद दोनों संप्रदाय के विरोध में। तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में जिस संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है वो है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद संप्रदाय जो इसकी जो स्थापना की है वो की है वाटसन ने। किसने की स्थापना इसकी दोस्तों? स्थापना जो की है इसकी वो की है वाटसन। कब की थी? 1913 में। 1913 में स्थापना की थी। कहां पर की थी? अमेरिका में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। क्या नाम है विश्वविद्यालय का? जॉन हॉपकिंस, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। तो जेवी वाटसन ने 1913 में अमेरिका की जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की संप्रदाय क्या की थी? स्थापना की थी। और मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है मौलिक व्यवहारवादी, मौलिक या बोल दो मूल व्यवहारवादी, एक ही बात है, मौलिक या मूल व्यवहारवादी। मौलिक या मूल व्यवहारवादी कहा जाता है स्किनर को। किसको कहा जाता है? बीएफ स्किनर को, स्किनर। तो स्थापना की थी वाटसन ने। स्थापना किसने की? वाटसन ने की। कब की? 1913 में की। अमेरिका के विश्वविद्यालय जिसका नाम है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान की संप्रदाय की नींव रखी थी। लेकिन जो मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है, मूल व्यवहारवादी जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्किनर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। तो स्किनर ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया था, इसलिए इनको मौलिक व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक व्यवहारवादी में जो नाम आते हैं, प्रारंभिक व्यवहारवादी, प्रारंभिक व्यवहारवादी, व्यवहारवादी, प्रारंभिक व्यवहारवादी में नाम आते विश है, विश, लेस्ले, ठीक है, हंटर, हंटर हो गया, और होस्ट। ये सभी क्या है? प्रारंभिक व्यवहारवादी। यानी व्यवहारवादी भूमिका तैयार करने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी विद्वानों ने किसने? विश ने, लेस्ले, हंटर और होस्ट। इन्होंने व्यवहारवाद की भूमिका तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। उत्तर व्यवहारवादी अगर हम बात करें, उत्तर व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, तो उत्तर व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं स्किनर है, स्किनर, ठीक है, गुथरी है, हल है, बांडुरा है, टोलमैन है, टोलमैन। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपको इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक व्यवहारवादी कौन है और उत्तर व्यवहारवादी कौन है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं। तो नींव रखी है वाटसन ने 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में, इन्होंने स्थापना की थी इसकी, और बाद में इसको आगे बढ़ाया था स्किनर ने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है।
प्रारंभिक व्यवहारवादी विश, लेस्ले, हंटर और होस्ट, यानी इन्होंने व्यवहारवाद की जो नींव तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रारंभ में इन्होंने व्यवहारवाद के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए प्रारंभिक व्यवहारवादी के अंतर्गत विश, लेस्ले, हंटर और होस्ट को माना जाता है। और उत्तर व्यवहारवादी में आते हैं स्किनर, गुथरी, हल, स्किनर, गुथरी, हल, बांडुरा और टोलमेल, ये आते हैं उत्तर व्यवहारवादी के अंतर्गत। और अगर हम इस संप्रदाय की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें, व्यवहारवादी संप्रदाय विशेषताओं की हम बात करें, तो नंबर 1 पर आती है ये जो संप्रदाय है, ये जो संप्रदाय है वो मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान का द्वितीय बल। मनोविज्ञान का द्वितीय बल। मनोविज्ञान क्या है? द्वितीय बल है। द्वितीय बल क्यों है? इसके महत्व की वजह से। क्यों है? इसके महत्व की वजह से मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहा जाता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो व्यवहारवादी जो संप्रदाय है, इसने मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। क्या किया? इसने मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आज ही मनोविज्ञान जो है वो कंप्लीटली क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। व्यवहार ही मनोविज्ञानिक क्या है? विषय वस्तु है। तो कंप्लीटली जो इसकी विषय वस्तु मनोविज्ञानिक किसके इर्द गिर्द है? उसके जो व्यवहार है उसके इर्द गिर्द। तो इसलिए मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? इसको द्वितीय बल कहा जाता है। प्रारंभिक जो बल हो गया, प्राथमिक जो बल हो गया, वो तो क्या है? मनोविश्लेषणवाद, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो द्वितीय बल है वो कौन सा है? व्यवहारवाद है। क्यों है? क्योंकि इसके महत्व की वजह से इसको द्वितीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय, दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है? व्यवहारवाद। मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया था संरचनावादियों ने। किसने बनाया था? संरचनावादियों ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया था। हमने पढ़ा था संरचनावाद के अंतर्गत कि विलियम वुंट ने 1879 में, कब? 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोविज्ञान के स्वरूप को क्या बना दिया था? प्रयोगात्मक बना दिया था। लेकिन मनोविज्ञान के स्वरूप को जो वैज्ञानिक दर्जा दिलाया है वो किसने दिलाया है? व्यवहारवाद ने। किसने दिलाया है? व्यवहारवाद ने। इसके अलावा किसी भी प्रकार का व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है, ये किसका मानना था? व्यवहारवादियों का। बिल्कुल वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कोई सा बालक दे दीजिए। क्या कहा था वाटसन ने? वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कोई सा बालक दे दीजिए, उससे मैं वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। क्या कहा था वाटसन ने? कि आप मुझे कोई बालक दे दीजिए, मैं उसको वो बना सकता हूं जो मैं उसको बनाना चाहता हूं। यानी मैं उसको चोर भी बना सकता हूं, डॉक्टर भी बना सकता हूं, इंजीनियर भी बना सकता हूं, पुलिस भी बना सकता हूं, वकील भी बना सकता हूं, शिक्षक भी बना सकता हूं। यानी मैं कुछ भी उस बालक को बना सकता हूं। ये एक महत्वपूर्ण बात वाटसन ने कही थी। और कहां पर कही थी इन्होंने? अपनी पुस्तक व्यवहारवाद के अंतर्गत। यानी इनकी जो किताब उसका नाम भी क्या है? व्यवहारवाद है। तो 1925 में इन्होंने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग कहा था कि आप मुझे कोई सा बालक दे दीजिए, कोई बच्चा आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको वो बना सकता हूं जो मैं उसे बनाना चाहता हूं। मैं उसको चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, वकील बना सकता हूं, चोर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, शिक्षक बना सकता हूं, पुलिस बना सकता हूं, वकील बना सकता हूं, कुछ भी मैं बना सकता हूं। यानी व्यवहार कोई सा व्यवहार बालक को सिखाया जा सकता है उसके वातावरण के अकॉर्डिंग। उसको एनवायरमेंट, वैसा एनवायरमेंट हम देख करके उसको हम कैसा भी उसको बना सकते हैं। यह कहना था वाटसन का। और कब कहा था इन्होंने? 1925 में। इसके अलावा बाह्य कारकों को क्या करते हैं? महत्व प्रदान करते हैं। बाह्य कारकों को महत्व। बाह्य कारकों से मतलब है वातावरण वगैरह, एनवायरमेंट है, ठीक है, इन सबको महत्व देते हैं। आंतरिक कारकों को महत्व प्रदान नहीं करते हैं। वंशानुक्रम को महत्व नहीं देते हैं। ये वंशानुक्रम आंतरिक कारकों को महत्व देता है संज्ञानवाद। कौन देता है? संज्ञानवाद आंतरिक कारकों को महत्व प्रदान करता है, लेकिन जो व्यवहारवाद है वो देता है बाह्य कारकों पर बल देता है, बाह्य कारकों को महत्व प्रदान करते हैं। तो बाह्य कारकों को महत्व देते हैं, वातावरण को महत्व देते हैं, एनवायरमेंट को महत्व देते हैं, पर्यावरण को महत्व देते हैं। तो इनके ऊपर अधिक बल देने के कारण, इन सभी कारकों, बाह्य जो कारक है उनके ऊपर अधिक बल देने के कारण, अधिक महत्व देने के कारण इस संप्रदाय को पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पर्यावरणवाद भी व्यवहारवाद को कहा जाता है, और पर्यावरणवाद की जो अवधारणा है उसका संबंध भी व्यवहारवाद से है। इसके अलावा व्यवहार की वस्तुनिष्ठता पर बल, व्यवहार की वस्तुनिष्ठता, व्यवहार की वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया एसआर, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों को महत्व के मध्य संबंधों को महत्व। व्यवहार की वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं ये, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं एसआर, और अनुबंधन, अनुबंधन, निरीक्षण, ठीक है, परीक्षण, अनुबंधन, निरीक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, शाब्दिक रिपोर्ट, इन सबको क्या मानते हैं? मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधियां मानते हैं। कौन कौन सी विधियों को? अनुबंधन को, निरीक्षण को, परीक्षण को, शाब्दिक रिपोर्ट को, इन सबको मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधियां मानते हैं ये। अनुबंधन के ऊपर इन्होंने एक छोटे से बालक अल्बर्ट के ऊपर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने किया था? वाटसन ने किया था। तो अनुबंधन, निरीक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, इन सब विधियों को मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधियां ये मानते हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, कौन सी अवधारणा? ब्लैक बॉक्स, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध, अवधारणा, यानी ब्लैक बॉक्स की जो अवधारणा उसका संबंध कौन संप्रदाय से है? व्यवहारवाद से। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध व्यवहारवाद से है। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या है? इनका मानना था बालक क्या है? एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। क्या है? बालक एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसके ऊपर उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध प्रभावित हो, यानी उसके ऊपर उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध है, उसका प्रभाव पड़ता है, बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। ये सब क्या है? ब्लैक बॉक्स है। तो ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से है। इसके अतिरिक्त ब्लैक बॉक्स की अवधारणा संबंध हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध हो गया, अनुबंधन, निरीक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट हो गया, ब्लैक बॉक्स से उदाहरण संबंध हो गया। और ये संवेगों को महत्वपूर्ण मानते हैं, संवेगों को जन्मजात मानते हैं। संवेगों को क्या मानते हैं? जन्मजात। चिंतन का इन्होंने परिधीय सिद्धांत दिया, चिंतन का परिधीय सिद्धांत, परिधीय सिद्धांत। तो चिंतन के परिधीय सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से। चिंतन का परिधीय सिद्धांत दिया था वाटसन ने, और इन्होंने कहा था चिंतन को कौन प्रभावित करता है? शारीरिक क्रियाएं, हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो पेशी क्रियाएं हैं, वो चिंतन को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो चिंतन का परिधीय सिद्धांत का संबंध कौन संप्रदाय से है? व्यवहारवाद से। इसके अलावा इन्होंने जो वाटसन का जो मनोविज्ञान है, वाटसन जो व्यवहारवाद उसको कहा जाता है मन रहित मनोविज्ञान, मन रहित मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? मन रहित मनोविज्ञान। यानी मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं ये, शरीर को तो ये स्वीकार करते हैं, शरीर को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन मन को क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक हमने पढ़ा था संरचनावाद में, तो संरचनावादी मन और शरीर दोनों को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? संरचनावादी मन और शरीर दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। प्रकार्यवादी मन और शरीर दोनों को स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यवहारवादी जो वाटसन है वो मन को स्वीकार नहीं करते, सिर्फ शरीर को स्वीकार करते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है इनके व्यवहारवाद को? मन रहित मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? मन रहित मनोविज्ञान। इसके अलावा इन्होंने आदत निर्माण में 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। आदत निर्माण में 3 नियम इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से हैं? नवीनता, नंबर 2 पर है बारंबारता, और नंबर 3 पर है अनुबंधन।
तो आदत निर्माण में 3 नियम इन्होंने बताए थे कि यानी हम किसी नवीन आदत मतलब कोई नई चीज हम सीखना चाह रहे हैं, नई चीज हम सीखना चाह रहे हैं, तो बार बार अभ्यास करने पर क्या हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है और वो क्या बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। तो दोस्तों ये जो सारी विशेषताएं वो होगी व्यवहारवाद की, किसकी होगी, व्यवहारवाद की, और सभी की सभी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। सारी की सारी जो विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और एक इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, तो ये सारी विशेषताएं आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए।